नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। और जैसा कि हम कल स्टडी कर ही चुके थे अपनी मर्जर एक्विजिशन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग का पार्ट फर्स्ट। आज ही हमारा पार्ट सेकंड होगा मर्जर एक्विजिशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। इसमें जो हमारे बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं और बचे हुए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं विद द सेशन 2। देखिए, आज की जो सेशन है उसमें जो आज हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। देखिए, कल जो है हम अपना टेक ओवर और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ तक ख़त्म कर चुके थे। फिर आज से जो हमको पढ़ना है वो है ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। बात करते हैं ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? अभी तक हम रिस्ट्रक्चरिंग समझ रहे थे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। अब तीसरी टाइप की रिस्ट्रक्चरिंग जो हम देख रहे हैं वो है ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग। बेसिकली मतलब कहने का क्या है, रीऑर्गेनाइजिंग द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज नोन एज ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब हम कंपनी के जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है उसको अगर हम रीऑर्गेनाइज करें तो उसको हम बोलते हैं ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग। जैसे कि हमको दे रखा है चेंजेस इन द कंपनीज ओनरशिप स्ट्रक्चर। ओनरशिप स्ट्रक्चर आपको पता है, कोई भी कंपनी होती है हमारी तो वो दो तरीके से ओन की जाती है। एक तो होता है, एक तो वो चलती है हमारी इक्विटी फंड से, इक्विटी वालों को उसमें पैसा लगा होता है। एक चलती है वो डेब्ट फंड से। तो हम कह सकते हैं जो कंपनी के जो रियल ओनर्स हैं वो ये दो ही लोग होते हैं, या तो इक्विटी वाले ओनर्स होंगे या डेब्ट वाले ओनर्स होंगे। और अगर हम इससे भी ज़्यादा आगे चल के बात करें तो रियल जो ओनर्स हैं आपके, मतलब बेसिकली जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, जो प्रॉफिट अर्न करेंगे, वो है हमारे इक्विटी वाले। तो ओनरशिप की अगर हम बात करें तो कंपनी में जो मेजर इंटरेस्ट होता है वो दो लोगों का होता है, एक इक्विटी वालों को, एक डेब्ट वालों को। जिसमें से भी जो इक्विटी वाले हैं उनका प्राइमरी इंटरेस्ट होता है। मतलब कुछ ना कुछ हम इस टाइप की रिस्ट्रक्चरिंग में या तो डेब्ट से रिलेटेड बात करेंगे या फिर इक्विटी से रिलेटेड बात करेंगे। क्योंकि ओनरशिप जो होती है हमारी कंपनी में मेजरली दो लोगों की होती है, तो डेब्ट वाले होंगे या इक्विटी वाले होंगे। जिसमें से भी डेब्ट वाले तो अपना इंटरेस्ट लेके चले जाएंगे, उनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे इक्विटी वाले हैं उनको प्रॉफिट से भी मतलब है और उनको लॉस से भी मतलब है। बात करते हैं हम ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग मैं केवल अपना जो मैंने आपको बताया वो इतना ही है कि आपका जो डेब्ट, या तो आप डेब्ट में चेंज करें या फिर आप इक्विटी में चेंज करें। इस टाइप की अगर कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो वो ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग कहलाएगी। अब इसमें जो ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग है उसके आपको टाइप्स दे रखे हैं कुछ, उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप आता है गोइंग प्राइवेट। गोइंग प्राइवेट का मतलब क्या है, आपकी एक पब्लिक कंपनी थी और आप उस पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करा रहे हैं अपनी कंपनी को, देन उस केस में हम कहेंगे आप गोइंग प्राइवेट हो रहे हैं। मतलब कहने का क्या है, आपकी जो पब्लिक कंपनी है जिसमें पहले पब्लिक का पैसा लगा हुआ था, जिसमें पब्लिक शेयर होल्डर थी आपकी, अब आप उसने उसमें क्या किया, अपने शेयर्स विड्रॉ कर लिए मार्केट से और प्राइवेटली कुछ इन्वेस्टर, कुछ शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स अलॉट कर दिए। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो पहले कंपनी थी, जो लिस्टेड कंपनी थी, आपने उसको अनलिस्ट करा के प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करा दिया, देन उसको हम बोलेंगे गोइंग प्राइवेट। अब बात आती है, सर जब आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी थी तो आप उसको प्राइवेट कंपनी में क्यों कन्वर्ट कराएंगे? देखिए, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराने के पीछे काफ़ी सारी लॉजिक है। देखिए, जो पब्लिक कंपनी है आप जानते हैं ये लिस्टेड होती है, हमारी ये कंपनी लिस्टेड होती है एनएससी और बीएससी पे। अगर ये हमारी कंपनी लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है ये, तो इनको काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के। और समय के साथ साथ इनको जो सेबी की नई गाइडलाइंस आती हैं उन गाइडलाइन से भी इनको जो है अपनी कंप्लाइंसेस करनी पड़ती हैं। तो एक तरीके से मैं कहूँ, अगर आपकी आपकी पब्लिक कंपनी है, अब बात आती है सर कि गोइंग प्राइवेट कोई कंपनी क्यों जाएगी? अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो प्राइवेट कंपनी में क्यों कन्वर्ट होगी? तो मैं आपको बता रहा था कि आप जानते हैं कि जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो लिस्टेड होती है हमारी एनएससी और बीएससी, या तो कोई एक स्टॉक एक्सचेंज पे या दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं। तो बेसिकली हमारी लिस्टेड कंपनी है। आपको पता है अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है तो उसको फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती है। फॉर्मेलिटीज़ किसकी फुलफिल करनी होती है? उसको एक तो सेबी की फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ेंगी, दूसरा उसको जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो भी अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द कंपनीज निकालते हैं लिस्टेड कंपनी, देन उसको भी फुलफिल करने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारी किल्लत है इनके लिए, काफ़ी सारी परेशानी है पब्लिक कंपनी के लिए। अगर वो मतलब अब काफ़ी सारी दिक्कत ये है कि इनको ये सारी रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फुलफिल करने पड़ेंगे। और आप जानते हैं कि इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फुलफिल करने के लिए दोनों ही चीज़ वेस्ट होती है कंपनी। एक तो टाइम भी वेस्ट होता है कंपनी का, कंपनी के मतलब जो केएमपीज होते हैं उनका टाइम वेस्ट होता है। दूसरा जो उनमें, हाँ उनमें जो है आपका पैसा भी खर्च होता है, आपका पैसा भी खर्च होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पब्लिक कंपनी के लिए जो कॉस्ट है आपकी,
वो कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द आपकी जो प्राइवेट कंपनी है। तो इसलिए जो हमारी पब्लिक कंपनी होती हैं, तो कई बार क्या देखते हैं कि जब उनके फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे नहीं होते, लोग उनमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, देन वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करा लेते हैं। प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराने से बेनिफिट होता है, एक तो उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाइंसेज ऑफ वेरियस जो हमारी सिक्योरिटी अथॉरिटीज होती हैं, जैसे हमारी NSE BSE स्टॉक एक्सचेंजेस की जो रेगुलेशन है उनसे उसको राहत मिल जाती है। फिर आते हैं अब हम गोइंग प्राइवेट, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट बायआउट की। मैनेजमेंट बायआउट क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट बायआउट एक ऐसी कंडीशन होती है जब जो आपकी कंपनी को मैनेज करने वाला जो मैनेजमेंट है वही आपकी कंपनी को बाय आउट कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय आउट। मतलब कहने का क्या है, इसका कहने का मतलब सिंपल सा है, द पीपल हु रन द बिजनेस बिकम द ओनर ऑफ द बिजनेस। आप सपोज करिए, मतलब सपोज मैनेजमेंट की देखो ऑफन पॉलिसी क्या होती है, जैसे कि एक हमारी कंपनी है, कंपनी लेट से टाटा मोटर है। टाटा मोटर्स में काफ़ी सारे डिवीज़न है, कॉमर्शियल व्हीकल का एक अलग डिवीज़न है, पैसेंजर व्हीकल्स का अलग डिवीज़न है, और तुम्हारे ईवी व्हीकल्स का अलग डिवीज़न है। सपोज 3 डिवीज़न है टाटा मोटर्स के। अब 3 डिवीजन्स में क्या है कि जो हमारा पैसेंजर मोटर वाला जो व्हीकल है उसको मैनेज करने वाली जो मैनेजमेंट है, बेसिकली मैं कहूँ आपसे, जो आपका जो मैनेजमेंट है जो उसको मैनेज करता है, उसकी सारी एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, उसने क्या किया, वो कंटिन्यूस लॉसेस कर रहा है इस डिवीज़न में। टाटा मोटर्स को कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं इस पैसेंजर डिवीजन से। वो जो लॉसेस हो रहे हैं केवल और केवल मैनेजमेंट की जो डिफॉल्ट की वजह से हो रहे हैं। मैनेजमेंट क्या लापरवाह है उसका। तो मैनेजमेंट ऐसा इसलिए क्यों करता है, लॉसेस क्यों इनकर कराता है, जिससे कि जो टाटा मोटर्स है वो एक जब कंटिन्यूस लॉसेस होंगे तो कभी ना कभी इस डिवीजन को सेल आउट करेगी। जैसे ही ये इस डिवीजन को सेल आउट करेगी, जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बक के आएंगे और उस पैसेंजर डिवीजन को परचेज कर लेंगे, क्योंकि उनको दिखेगी इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे दिखेगी उसको, कि जो पैसेंजर डिवीजन है उसका जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है। डिक्लाइन केवल इस वजह से हो रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा था, इस वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा था। बाकी वो सेगमेंट में जो हमारा फ्यूचर स्कोप है वो काफ़ी अच्छा है। तो इस हिसाब की जो कंडीशन होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं मैनेजमेंट बायआउट। मैनेजमेंट ने क्या किया, कुछ इस तरीके से मैं कहूँ एक तरीके से भूमिका बनाई कि वो जो डिवीज़न है वो कंपनी के लिए लॉस में चला गया। कंपनी ने उसको बेचने की जो सलाह बनाई, बेचने के लिए जो मैनेजमेंट है वो ही सामने आया कि मैं ही इस डिवीज़न को खरीदूंगा। जब मैनेजमेंट उस डिवीज़न को खरीद लेगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं मैनेजमेंट बायआउट। देखिए क्या लिखा है, मैनेजमेंट परचेजेज द कंपनी बिजनेस और द डिवीजन। मतलब कोई एक ऐसा डिवीजन हो सकता है या कंपनी का होल बिजनेस होता है, उसको अगर मैनेजमेंट खरीद लेता है तो हम उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बायआउट। अभी हमारा ओनरशिप रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं उस डिवीजन की जो ओनरशिप है वो कंपनी के शेयर होल्डर से ट्रांसफर होकर जो मैनेजमेंट है उसके पास चली गई है, तो इसलिए हम बोलते हैं उसको मैनेजमेंट बायआउट। आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लेवरेज बायआउट। लेवरेज बायआउट का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आरके लिमिटेड टाटा मोटर्स को एक्वायर करेगी और टाटा मोटर्स को जो बदले में जो परचेज कंसिडरेशन आरके देगी वो देगी 10,000 करोड़ का, उसको परचेज कंसिडरेशन देगी टाटा मोटर्स को। अब जो आरके है, जो हमारी आरके लिमिटेड है, जो परचेज कंसिडरेशन है 10,000 करोड़ का। अब आरके के पास तो इतना पैसा है नहीं, आरके लिमिटेड के पास इतना पैसा नहीं, तो वो गया बैंक के पास कि भैया बैंक आप हमें लोन दे दीजिए जिससे कि हम जो है अपनी टाटा मोटर्स को एक्वायर कर सकें। अब बैंक ने देखा कि टाटा आरके की जो मार्केट रेपुटेशन अच्छी है और काफ़ी इसकी गुडविल भी अच्छी है, और उसकी एसेट्स को कोलेटरल रखते हुए उसको लोन दे दिया। कितने का लोन दिया, मोर देन 50% ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मोर देन 50% ऑफ पीसी। मतलब जैसे आपका 10,000 का पीसी है तो वो 5,000 या उससे ज़्यादा का 5,000 और मोर का जो है लोन लिया है आरके ने टाटा मोटर्स को खरीदने के लिए। तो इस केस में हम कहेंगे जो आरके ने टाटा मोटर्स को खरीदा है वो किससे खरीदा है, मेजॉरिटी इसने डेप्ट पोर्शन से खरीदा है। मेजॉरिटी जो टाटा मोटर्स को खरीदा है वो डेप्ट पोर्शन से फाइनेंस कराया। तो इसी पोजीशन को बोलते हैं हम लेवरेज बायआउट। बेसिकली एक्विजिशन ऑफ द कंपनी फाइनेंस प्राइमली बाय द डेप्ट फंड। अगर हम किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं और उसमें जो मेजर पोर्शन है, मोर देन 50% जो पोर्शन है, अगर हम उसको डेप्ट से फाइनेंस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेवरेज बायआउट। लेवरेज बायआउट आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, टाटा टी आप सभी जानते होंगे। टाटा टी ने क्या किया, जो टिटली थी, टिटली को एक्वायर किया और उसमें जो एक्वायर किया उसका जो पीसी उसने पे किया था वो था 2135 करोड़ का। अब जो 2135 करोड़ का पीसी था उसमें से उसने 77% जो है फाइनेंस कराया था। उसने जो फाइनेंस कराया था, फाइनेंस कराने के बाद
तो इसमें हम देखते हैं कि जो टाटा टी ने जो टेटली को खरीदा जब 77% में डेप्ट फंड से खरीदा, तो ये हमारा किसका एग्जांपल होता है, लेवरेज बाय आउट का। लेवरेज बाय आउट कुछ नहीं है, सिंपल है, अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं बाय द वे ऑफ डेप्ट फंड, और वो डेप्ट फंड भी कितना है उसमें मोर देन मैं कहूँ मोर देन 50%, एक तरीके से मेजॉरिटी स्टेक आपने डेप्ट से फाइनेंस कराया है, देन उसको हम बोलेंगे लेवरेज बाय आउट। चौथी पोजीशन हम बात करते हैं इक्विटी बायबैक। इक्विटी बायबैक में हम क्या करते हैं, कंपनी जो है अपने खुद के शेयर परचेज करती है फ्रॉम द ओपन मार्केट। ये हमने बायबैक तो हम सभी ने ही देखा, बायबैक तो हम सभी जानते हैं, बायबैक का मतलब ही होता है सिंपल, जो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसको मार्केट में से बायबैक करती है, मतलब दोबारा खरीद लेती है, शेयर मार्केट में से खुद के शेयर खरीदना, बाय ओन शेयर फ्रॉम शेयर मार्केट इज नोन एज बायबैक, उसको हम बोलते हैं इक्विटी बायबैक। जब कंपनी इक्विटी बायबैक करती है तो हमारे जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसने कंपलसरी रिक्वायरमेंट करी है कंपनी की, अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो उसको कंपलसरीली अपने जो बायबैक वाले शेयर्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, हम कह सकते हैं डिमिनिश करना पड़ेगा। मतलब लेट्स से कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी, सपोज 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच से, और कंपनी ने क्या किया, इसमें से बायबैक कर लिए 1000 शेयर, उसने बायबैक कर लिए एट द रेट 15 ईच। तो अब जो कंपनी है उसने जो 1000 शेयर एट द रेट 15 ईच जो बायबैक करे, उसको इन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट 2013 की हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनको ये शेयर्स डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे। तो अब हम कह सकते हैं जो न्यू शेयर कैपिटल होगी कंपनी की आफ्टर बायबैक, वो कितनी होगी हमारी, आफ्टर बायबैक जो हमारी शेयर कैपिटल होगी वो होगी 9000 शेयर्स होंगे कंपनी के एट द रेट 10 ईच, क्योंकि ये हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की। अगर कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स को बायबैक करती है देन उसको कंपलसरी उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब हम इक्विटी बायबैक को भी समझ गए। अब बात आती है इक्विटी बायबैक के इफेक्ट क्या होंगे। हम अपने खुद के शेयर खरीद तो रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर कंपनी खुद के शेयर खरीदती है देन देखो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं, अभी मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था कि कंपनी के जो शेयर्स थे ओरिजिनली 10,000 थे, उसने बायबैक कर लिए 1000 और उसके रिड्यूस नंबर ऑफ शेयर्स में थे 9000 शेयर्स उसके बचे। और इसी एग्जांपल में हम एज्यूम कर लेते हैं जो कंपनी का पैट था वो कितना था आपका 1 लाख का उसका पैट था। तो मैं आपसे पूछूं बिफोर बायबैक उसका ईपीएस कितना था, आप कहेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय आपका 1000 उसके शेयर्स थे, तो उसका ईपीएस निकल के आएगा 100 का। और मैं कहूँ पोस्ट बायबैक आपका ईपीएस कितना होगा, पैट तो आपका 1 लाख ही रहेगा, मगर जो आपके शेयर्स हैं वो रिड्यूस होकर 9000 हो जाएंगे। तो इस केस में आपका जो है आपका जो ईपीएस है वो कितना हो गया, सभी करिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 9000 जब आप करेंगे तो आप देखेंगे जो ईपीएस आता है वो कितना निकल के आएगा, आपका ईपीएस निकल के आएगा 11.11 का, मतलब 11.11 का, वो सॉरी एक सेकंड, 900 शेयर्स है ना, 111.11 का। तो क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि बायबैक की वजह से क्या हुआ, जो हमारे ईपीएस था, जो ईपीएस जो 100 था वो भर के क्या हो गया 111.11 हो गया, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो रिड्यूस हो गए। तो यही हमने लिखा है इफेक्ट क्या होगा बायबैक का, आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो ईपीएस है वो बढ़ जाएगा। आपके जब नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस होंगे तो आपका रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा सर, रिटर्न ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी जानते हैं, पैट अपॉन इक्विटी। जब आपकी इक्विटी ही घट जाएगी देन आपका जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सेम चीज बताइए रिटर्न ऑफ असेट के लिए, रिटर्न ऑन असेट्स क्या होता है हमारा, पैट, रिटर्न ऑन असेट होता है हमारा पैट डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। जब हम क्या करते हैं अपने बायबैक करते हैं शेयर्स को, तो बायबैक जब शेयर्स को कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या देंगे, हम कैश में ही तो पेमेंट करेंगे उनकी। जैसे हमने 1000 शेयर्स बायबैक किए थे एट द रेट 15 ईच, तो हमने जो है 15,000 लोगों को कैश में ही तो दिया होगा। जब हमने उनको कैश में दिया होगा या बैंक बैलेंस से कुछ किसी से तो पेमेंट किया होगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारी असेट्स भी घटती हैं और साथ ही साथ हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल भी घटती है। क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे घटेगी हमारी, हम नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे हमारे, और असेट कैसे घटेगी हमारी, या तो हम कैश देंगे या फिर हम उनको बैंक बैलेंस देंगे या कुछ भी देंगे हम। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो रिटर्न ऑन असेट है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, पैट
डिवाइडेड बाय नंबर डिवाइडेड बाय असेट। तो असेट आपकी जब रिड्यूस हो जाएंगी तो आपका जो रिटर्न ऑन असेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सेम पॉइंट मैंने आपको लिख रखा है, ईपीएस आपका बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन असेट आपका बढ़ जाएगा अगर आपका जो है कंपनी इक्विटी बायबैक की तरफ जाती है तो। सो ये हमारे 4 पॉइंट थे ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग में। होप गाइज आपको समझ में आए होंगे, अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार दोबारा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनीज ओनरशिप स्ट्रक्चर इज नोन एज ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें हमारे 4 पॉइंट आते हैं अपने। सबसे पहला आता है 4 टाइप्स की हमारी ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग होती है। तो हमने ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा था। ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनीज ओनरशिप स्ट्रक्चर इज नोन एज ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब बेसिकली जो कंपनी का ओनरशिप है, ओनरशिप कैसे होती है? तो डेप्ट वालों की ओनरशिप होती है या फिर इक्विटी वालों की ओनरशिप होती है। इन दोनों से अगर हम छेड़छाड़ करते हैं देन हम उसको बोलते हैं ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें सबसे पहला हमने पढ़ा गोइंग प्राइवेट। गोइंग प्राइवेट में क्या है? कोई पब्लिक कंपनी होती है वो प्राइवेट में कन्वर्ट करा देती है, उसको हम बोलते हैं गोइंग प्राइवेट। क्यों कराती है सर? क्योंकि उसके लिए हाई कॉस्ट और रेगुलेशंस होती हैं, हाई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। बात करते हैं मैनेजमेंट बायआउट। मैनेजमेंट बायआउट मैंने आपको बताया था। मैनेजमेंट बायआउट का मतलब क्या होता है? जब द पर्सन हु मैनेजेस द बिजनेस बायज द बिजनेस देन इज नोन एज मैनेजमेंट बायआउट। बेसिकली जो पर्सन कंपनी को या बिजनेस को मैनेज कर रहा है वही खरीद ले बिजनेस को, देन उसको बोलेंगे मैनेजमेंट बायआउट। लेवरेज बायआउट का मतलब क्या है? मोर देन 50% जो आप पीसी पे कर रहे हो, परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हो फॉर एक्वायरिंग द टारगेट, वो आप पे कर रहे हो बाय डेप्ट फंड। मतलब बेसिकली फाइनेंस के थ्रू आप जो है किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं लेवरेज बायआउट। इक्विटी बायबैक में क्या होता है? कंपनी अपने खुद के शेयर ओपन मार्केट से खरीदती है, देन उसको हम बोलते हैं इक्विटी बायबैक। इक्विटी बायबैक के हमारे इफेक्ट क्या होते हैं? हमारा ईपीएस बढ़ जाता है, आरओई बढ़ जाता है, हमारा रिटर्न ऑन एसेट बढ़ जाता है। सो ये हमारा इधर खत्म हो जाता है ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। फिर आता है हमारा कि सर रीजंस क्या है? आप कह रहे हो कि मर्जर करती है कंपनी, एक्विजिशन करती है, तो कंपनी करती क्यों है? मर्जर क्यों करे, एक्विजिशन क्यों करे? अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट आता है सिनर्जेटिक ऑपरेटिंग इकोनॉमीज। जो कल हम अपने कल के जो सेशन में डिस्कस कर रहे थे भाई, उसमें आ रहा था कि सिनर्जी, व्हाट इज सिनर्जी, सिनर्जी क्या थी? तो मैंने आपको बताया था कि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, तो सिनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? बेसिकली कंबाइंड वैल्यू ऑफ द फर्म इज मोर देन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब कहने का क्या है? जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे आप सभी ने वो स्टोरी तो सुनी होगी, एक जो है एक डंडी है वो एक इंसान तोड़ सकता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ एक माचिक ऐसे बताऊँ मैं आपको, जैसे कि आप देखते होंगे माचिस की जो तिल्ली होती है, अगर आप सिंगल माचिस की तिल्ली है उसको तोड़ देंगे, आप जब उसी माचिस की तिल्लियों को 3-4 माचिस की तिल्ली इकट्ठी कर देंगे, जब उसको तोड़ना चाहेंगे तो वो आप पे नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी सर? क्योंकि उसमें जो है एक तरीके से स्ट्रेंथ बन जाती है। वही चीज होती है हमारे सिनर्जेटिक इफेक्ट। सिनर्जेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब दो कंपनी से इंडिविजुअली ऑपरेट कर रही है, कंपनी और कंपनी भी, अगर इन दोनों कंपनी को हम मर्ज कर लेंगे तो इन दोनों जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, बेसिकली हमका प्रॉफिट या इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंडिविजुअल कंपनी से ज़्यादा होगी। अगर हम कंपनी ए, लेट्स से हमारी आर के है, और कंपनी बी है हमारी टाटा मोटर्स। आर के जो है स्पेशलाइजेज है, जो हमारे आर के स्पेशलाइजेज है टायर बनाने में। टायर का इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। टाटा मोटर्स का आप सब भी जानते हैं, इसका बिजनेस है कार्स वगैरह बनाने का, कार्स पैसेंजर मोटर व्हीकल्स वगैरह बनाने का इसका बिजनेस है। ठीक है, जैसे हमारी एक टाटा मोटर्स है, एक आर के है। टाटा मोटर आप सभी जानते हैं ये कार्स मैन्युफैक्चर करती है, आर के का हमारा बिजनेस है टायर मैन्युफैक्चर करने का। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये दोनों एंटिटी कंबाइन हो गई। टाटा मोटर्स का जो पहले प्रॉफिट था इंडिविजुअल, जो उसका प्रॉफिट था वो था 10 लाख का। आर के का जो इंडिविजुअल प्रॉफिट था वो था 5 लाख रुपीज का। अब क्या हुआ, ये दोनों कंपनियों ने क्या किया, मर्ज किया। जब ये दोनों कंपनी हमारी मर्ज हो गई तो टाटा मोटर्स को ऑब्वियस सी बात है, जब अपनी कार मैन्युफैक्चर कर रहा था तो उनके लिए टायर्स भी खरीदने पड़ते थे। ये पहले टायर खरीदता था ओपन मार्केट से, मतलब जो मार्केट में जाता था और टायर खरीद के लाता था। अब क्योंकि ये इसका मर्जर हो गया आर के से, अब ये मार्केट में से टायर नहीं खरीदता, बल्कि जो है टायर तो अब ये खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, क्योंकि आरके के साथ इसका मर्जर हो गया। आरके टायर बनाती थी, तो अब इसके जो टायर हैं वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो आप सीधी सी बात है, जब ये टायर बाहर से खरीद के ला रहा था तो इसको टायर्स की जो कॉस्ट थी लेट से 2 लाख पड़ रही थी। अब क्योंकि ये खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसकी कॉस्ट लेट से 1 लाख पड़ रही है खुद मैन्युफैक्चर करने की वजह से।
तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं जब ये दोनों एंटिटी कंबाइन होंगी तो इनकी जो टोटल मर्ज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15 लाख तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू होगी, इंडिविजुअल वैल्यू का सम प्लस जो 1 लाख का फायदा है वो आपको बिकॉज ऑफ टायर आप इनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बाहर से खरीद के लाने नहीं पड़ रहे, तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो इनको बेनिफिट मिलेगा, जो इनका ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो होगा हमारा 16 लाख का। तो कहीं ना कहीं आपने देखा सिनर्जेटिक इफेक्ट आ गया, 1 लाख रुपीज का सिनर्जेटिक इफेक्ट आ गया। यही होता है हमारा सिनर्जी का इफेक्ट। सिनर्जी का इफेक्ट हमसे कहता ही ये है कि जब दो कंपनीज हैं, आपकी दो इंडिविजुअल कंपनीज हैं, उनकी वैल्यू और उनकी जो कंबाइंड वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी देयर इंडिविजुअल वैल्यू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको जब आप कंबाइन होते हैं, दो कंपनी जब कंबाइन होती हैं तो उससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन सिस्टम में उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, जो ऑपरेटिंग इफिशियंसी है दोनों कंपनियों की वो बढ़ जाती है, नेटवर्क वगैरह का भी फायदा मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो कंबाइंड वैल्यू है दोनों फर्मों की वो ग्रेटर होगी देन देयर इंडिविजुअल वैल्यू। ये होती है हमारी सिनर्जी। ठीक है, सिनर्जेटिक ऑपरेशन की वजह से जो हमारी कंपनीज हैं वो मर्ज होती हैं या फिर एक्विजिशन करती हैं दूसरी कंपनी का। बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की। देखो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये जब कंपनी आपकी मर्ज होती है, आपको मैं बताऊं एग्जांपल दूं, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का एग्जांपल याद है आपको? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का एग्जांपल इसमें बहुत अच्छी तरीके से फिट बैठता है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में हम क्या करते थे, एक कंपनी थी हमारी लेट से आर के जो कि डील कर रही थी रेस्टोरेंट बिजनेस में, ये मर्ज हो गई हमारी टाटा मोटर्स के साथ जो कि बेसिकली है एक कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इसका है। कार मैन्युफैक्चरिंग में दोनों ही अपनी अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, ये हमारी करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग। जब ये दोनों कंपनी आपस में मर्ज होती हैं तो इस केस में क्या है, जो दो ओवरऑल मर्ज कंपनी है आरके और टाटा मोटर्स की, एक जो मर्ज कंपनी बनेगी, जो मर्ज कंपनी है उसको बेनिफिट क्या होगा, उसको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली क्या है कि अगर आप जानते हैं कि कभी इन फ्यूचर अगर कंपनी जो है केवल रेस्टोरेंट के बिजनेस में ही डील करती और फ्यूचर में क्या होता कि जो लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाते, तो इसका मतलब रेस्टोरेंट से खाना नहीं खरीदते, तो रेस्टोरेंट का बिजनेस तो ठप हो जाता है एक तरीके से। ठप होने का मतलब ये है कि उनका जो बिजनेस है वो तो बहुत कम हो जाता। अब क्योंकि जो आरके और टाटा मोटर्स की जो मर्ज कंपनी है वो दोनों चीजों में डील कर रही है। आपकी टाटा मोटर के जो ऑटोमोबाइल बिजनेस है उसमें भी डील कर रही है, प्लस जो रेस्टोरेंट वाला बिजनेस है उसमें भी डील कर रही है। तो इन फ्यूचर अगर रेस्टोरेंट वाला बिजनेस खत्म भी हो जाएगा तब भी जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट होता रहेगा बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। डाइवर्सिफिकेशन में का मतलब यही है, जो आप अपना रिस्क ऑफ जो बिजनेस का आपका रिस्क है उसको आप डाइवर्सिफाई करते हैं बाय वे ऑफ मर्जर और एक्विजिशन। यही आपको लिखा गया है, मर्जिंग विद द अनरिलेटेड कंपनी रिड्यूसेस द बिजनेस रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग द इनकम स्ट्रीम्स। कहने का मतलब क्या है, आप जो अपनी अनरिलेटेड कंपनी से जब मर्ज करते हैं देन जो आपका बिजनेस क्या कौन सा रिस्क है, द रिस्क ऑफ हम कह सकते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। मतलब अगर आपका बिजनेस है वो डिसकंटिन्यूड हो जाए तो उसका जो रिस्क है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगर आपके बिजनेस का एक पार्ट एक पोर्शन जैसे कि हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस था अगर वो बंद भी हो जाए तब भी हमें लॉस नहीं होगा क्योंकि हम जो है अपना ऑटोमोबाइल बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यही होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। बात करते हैं टैक्सेशन बेनिफिट्स की। देखो टैक्सेशन बेनिफिट्स पहले भी बता चुका हूं आपको, जब एक कंपनी ऐसी कंपनी के साथ मर्ज होती है जैसे लेट से आरके में भरपूर प्रॉफिट है आरके लिमिटेड का, और जो टाटा मोटर्स लिमिटेड है वो कंटिन्यूस लॉसेस में चल रही है। जब ये दोनों कंपनी मर्जेज होंगी तो जो आरके है इसको बेनिफिट मिल जाएगा टैक्सेशन में। कैसे, जो उसके प्रॉफिट्स हैं और जो उसके लॉसेज हैं वो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे और कंपनी को जो है टैक्स वो कम भरना पड़ेगा। यही होता है हमारा टैक्सेशन का बेनिफिट। फिर हम बात करते हैं फास्टर ग्रोथ। सीधी सी बात है, जब दो कंपनी आपस में मर्ज होंगी तो उनको प्रोडक्शन में एफिशिएंसी मिलेगी, उनका जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग होगा, उनकी मार्केट में वैल्यू अच्छी होगी तो उनको फास्टर ग्रोथ भी वो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। रिड्यूस कंपटीशन, जब आपकी जोमेटो और स्विगी दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी तो भैया दो मार्केट में तीसरा तो कोई बंदा ही नहीं है जो इनके मुकाबला कर सके, क्योंकि जब दो मार्केट में जो दो बिगेस्ट कंपनी आपस में मर्ज हो जाएंगी तो सीधी सी बात है तो कंपटीशन तो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है हमारा, कहने का मतलब सिंपल है, अगर जब आप मर्ज करते हैं अपने कंपटीटर के साथ तो आपका जो कंपटीशन है मार्केट में वो रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इसलिए कंपनी जो है मर्जर्स और एक्विजिशन की तरफ जाती है। सिनर्जी का बेनिफिट मिलता है उसको, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है, टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, ग्रोथ उसकी फास्टर हो जाती है और उसका जो कंपटीशन है वो भी रिड्यूस होता है बिकॉज वो कंपटीटर के साथ नहीं मर्ज होती है या उसको एक्वायर करती है।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, एमसीक्यू इसमें बन सकता है। स्कीम्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस एंड टेक ओवर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर। ये तो सीधी बात तो ये है कि जब आपकी जो कंपनी है आर के लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड, अगर ये दोनों मर्ज होंगी या फिर आर के टाटा मोटर्स को एक्वायर करेगी, देन दोनों ही केसेस में आरके के जो शेयर होल्डर्स होंगे और जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर होंगे उनका कंसेंट लेना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इनके कंसेंट के बिना आप ना तो मर्जर कर सकते हैं ना एक्विजिशन कर सकते हैं। और दूसरा, जो इन दोनों के क्रेडिटर्स हैं उनका भी आपको कंसेंट लेना जरूरी है, जब भी आप मर्जर और एक्विजिशन की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, इन्होंने बता रखा है कभी भी कोई भी मर्जर हो या फिर आपका जो भी कोई एक्विजिशन हो या टेक ओवर हो, ये विदाउट परमिशन ऑफ सेबी और एनसीएलटी नहीं हो सकते। सेबी और एनसीएलटी का क्यों रोल दिखाया है? क्योंकि कंपनी लॉ एपिलेट जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो देखेगा हमारा, नेशनल कंपनी जो लॉ ट्रिब्यूनल है वो हमारा क्या देखेगा, वो हमारा ये चेक करेगा कि अगर आपकी जो कंपनी है वो मर्ज हो रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो इसमें इनके पीछे इनका कोई अनफेयर मीन्स तो नहीं है। कई बार क्या होता है हमारी जो, जैसे कि आप एग्जांपल देता हूं मैं, एक है आपकी जियो, एक है आपकी एयरटेल, दोनों ही आप जानते हैं टेलीकॉम के सेक्टर में बहुत ही बिगेस्ट, हम कह सकते हैं बहुत ही लार्ज प्लेयर है दोनों, केवल टेलीकॉम की इंडस्ट्री में ये दोनों लार्जेस्ट प्लेयर हैं। अगर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे, देन उस केस में क्या होगा, जो इंडिविजुअल इनके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए काफ़ी नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा, लॉसेस क्या होगा, क्योंकि इन दोनों की मोनोपोली बन जाएगी। मोनोपोली बनने के बाद क्या होगा, जो इनका प्लान पहले 300 रुपीज़ पर मंथ का था, ये उसको बढ़ाकर अपने हिसाब से बेशक 400 रुपीज़ पर मंथ कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ 400 से डायरेक्ट 1000 भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मोनोपोली और कस्टमर को तो इनकी जो सर्विसेज है वो यूज करनी ही करनी है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें भी ना हो, इसके लिए जो हमारी एनसीएलटी है और सेबी है, इनके जो मर्जर्स होते हैं और एक्विजिशंस होते हैं बिटवीन द कंपनीज कॉर्पोरेट्स, इन सभी को वो गाइड करती है, इन सभी को ओवरसीज करती है। कोई कि अगर कंपनी मर्ज हो रही है या एक्वायर हो रही है तो उसमें जो है कोई भी अनफेयर मीन से तो नहीं कर रही है, वो अनफेयर प्रैक्टिसेस तो वो कोई फॉलो नहीं कर रही है। तो ये वाला पॉइंट मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा था, तो मैंने एमसीक्यू के लिए आपकी नोट्स हैं उसमें डाल दिया। फिर बात करते हैं स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी की। देखिए अपनी जो थ्योरी है वो केवल थ्योरी इधर तक खत्म हो जाती है, प्रैक्टिकल पोर्शन को फिर हम कवर कर ही रहे हैं। आज का जो सेशन है, इस सेशन में मैं सोच रहा हूँ आपको केवल यहीं तक ही कराऊंगा, फिर हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पर जंप करेंगे। आज केवल हम इधर तक ही करेंगे। अपनी जो स्पेशल पर्पज एंटिटी, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी है, इस कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। देन उसके बाद का जो थ्योरी पोर्शन है वो कल का जो हमारा सेशन होगा, बेसिकली मेरे हिसाब से वो लास्ट सेशन होना चाहिए अपना मर्जर्स एंड एक्विजिशन का, तो उसमें हम जो है उस बचे हुए पोर्शन को कवर करा देंगे। अब इस स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी के बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज होती क्या है। देखो स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी को समझने से पहले एक चीज आपसे ये समझिए, इन कंपनीज को हम ब्लैंक चेक कंपनीज ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अब आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि अगर कोई भी कंपनी है उसको पब्लिक से अगर पैसा उठाना है, तो आप सभी जानते हैं पब्लिक से पैसा उठाना है तो उसको क्या लाना पड़ेगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर उसको लाना पड़ेगा टू रेज फंड। ठीक है, रेज फंड करने के लिए उसको आईपीओ लाना पड़ेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मैं एक कंपनी बना रहा हूँ आरके लिमिटेड, और आरके लिमिटेड का जो गोल है वो किसी भी एक कंपनी है उसको एक्वायर करना होगा। मैंने एक ऐसी कंपनी बना ली आरके लिमिटेड, और मेरा गोल है कोई भी जो अच्छी कंपनी होगी मार्केट में उसको मैं एक्वायर करूंगा, लेकिन मेरे पास जो है फंड नहीं है, मेरे पास जो है फंड्स की कमी है। तो मैं गया अपना स्टॉक एक्सचेंजेस के पास और बोला कि भैया स्टॉक एक्सचेंजेस आप मुझको लिस्ट कर लीजिए और मेरा आप आईपीओ ले आइए मार्केट में, जिससे कि मैं पब्लिक से पैसा उठा सकूं, पब्लिक से मैं मनी को रेज कर सकूं और उस पैसे को मैं इस्तेमाल कर सकूं एक जो हमारी फ्यूचरिस्टिक कंपनी जो जिसको मैं एक्वायर करना चाहता हूं उस कंपनी को एक्वायर करने में मैं उस पैसे का इस्तेमाल कर सकूं। तो इस टाइप की जो मैंने कंपनी बनाई है आरके लिमिटेड, वो हमारी डेफिनेशन में बैठती है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। बेसिकली एक ऐसी कंपनी जो कि मैंने बनाई सोल पर्पस के लिए, जिससे कि मैं अपनी जो टारगेट कंपनी है उसको एक्वायर कर सकूं। क्रिएटेड टू रेज मनी फ्रॉम द आईपीओ विद द सोल पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द टारगेट कंपनी। मेरा केवल और केवल सिर्फ पर्पस है कि मैं एक दूसरी कंपनी को एक्वायर करूं, उसके लिए मैंने जो एक कंपनी बनाई है उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। बेसिकली ये कंपनी ही एक ऐसी है जो मैंने बनाई है जिससे कि मैं अपनी जो टारगेट कंपनी है उसको एक्वायर कर सकूं।
अब बात आती है जो स्पेशल पर्पस कंपनी है, जब मैं ऐसी कंपनी बना रहा हूँ जिसका सोल ऑब्जेक्टिव है केवल एक्वायर करना दूसरी कंपनी को, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं ब्लैंक चेक कंपनी। ब्लैंक चेक कंपनी क्यों बोल रहे हैं, मैंने पब्लिक से जो पैसा उठाया है आईपीओ के थ्रू जो पैसा उठाया है, मैंने उनको अभी तक यही नहीं बताया कि मैं कौन सी कंपनी एक्वायर करूंगा। मेरी जो कंपनी है जिसको मैं एक्वायर करने वाला हूँ, बेसिकली जो मेरी टारगेट कंपनी है, उस कंपनी के बारे में मैं ना तो मैंने उनको कोई डिटेल बताई, ना ही उसके बारे में मैंने उनको कुछ बताया। तो इसलिए हम उस कंपनी को बोलते हैं, जो मैंने ये कंपनी बनाई है आर के लिमिटेड, उस कंपनी को हम बोलेंगे ब्लैंक चेक कंपनी। ब्लैंक चेक क्यों बोलेंगे, एक तरीके से हमने ब्लैंक चेक पे पब्लिक से पैसा उठाया है, इसलिए इस कंपनी को हम ब्लैंक चेक कंपनी भी बोल देते हैं। बेसिकली इसका सोल ऑब्जेक्टिव है दूसरी कंपनी को एक्वायर करना। अब इस कंपनी का जो फीचर है वो क्या है, टारगेट नॉट आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ आईपीओ। और इसमें ये भी हो सकता है कि जो मैं कंपनी बना रहा हूँ मेरे को ये भी पता नहीं होगा आईपीओ के दौरान कि मैं किस कंपनी को एक्वायर करने वाला हूँ। बेसिकली मैं जो कंपनी आर के लिमिटेड बना रहा हूँ, ये जो कंपनी बना रहा हूँ एक्वायर करने के बना रहा हूँ किसी टारगेट कंपनी को, और ये टारगेट कंपनी मुझको जो आर के लिमिटेड है उसको खुद को नहीं पता एट द टाइम ऑफ आईपीओ। ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संभव है कि जो आर के लिमिटेड है उसने केवल जो आर के लिमिटेड है उसने कंपनी तो बना ली, लेकिन उसको खुद ही नहीं पता आईपीओ के टाइम पे कि वो कौन सी कंपनी को एक्वायर करेगा। ऐसा भी संभव है। ऑल्सो नॉट हैव नो ऑपरेशन रेवेन्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस एट टाइम ऑफ आईपीओ। और जो आर के लिमिटेड जो कंपनी फॉर्म हुई है, इसका ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई बिजनेस हो, कोई ये रेवेन्यू वाली एक्टिविटी कर रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है फॉर द स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी। अब जब आप ऐसी कंपनी बना रहे हैं जो सोनली जिसका ऑब्जेक्टिव है टारगेट को एक्वायर करना, ना ही उसका कोई बिजनेस है, ना ही वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ना ही वो कोई अपना प्रोडक्शन कर रही है, तो ऐसी कंपनी को जो हमारे इंडिया का कंपनीज एक्ट 2013 है वो परमिशन नहीं देता कि आप ऐसी कंपनी इंडिया में परमिटेड ही नहीं है। इन इंडिया स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी आर नॉट परमिटेड एज द कंपनीज एक्ट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि एवरी कंपनी शुड स्टार्ट द बिजनेस विद इन अ 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमारा जो कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको कोई भी कंपनी आप फॉर्म करेंगे इंडिया में तो उसको विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपना धंधा स्टार्ट कर लेना चाहिए, अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना होगा। लेकिन जब हमारी स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी का कोई बिजनेस हो तो स्टार्ट करे वो, उसका तो कोई बिजनेस ही नहीं है, उसका तो केवल सोल ऑब्जेक्टिव ही है एक्वायर करना। उसका जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो अपनी टारगेट कंपनी को एक्वायर करना है। तो इसलिए जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी को बनाने की जो है परमिशन नहीं देता है। मनी ऑफ द आईपीओ केप्ट इन द एस्क्रो अकाउंट, ये एक पॉइंट बता रखा है आपको, जो भी आप मनी रेस करेंगे स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी के आईपीओ के थ्रू वो आपके एक एस्क्रो अकाउंट में रखी जाएगी। और जो एस्क्रो अकाउंट होगा वो क्या होता है, हमारा सिक्योर बैंक अकाउंट। बेसिकली एक बैंक अकाउंट में अलग से बैंक अकाउंट खोला जाएगा एक बैंक में, और उसको बोलेंगे एस्क्रो बैंक अकाउंट। उस बैंक अकाउंट में केवल आप उस फंड को जब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है कि आप किस कंपनी को एक्वायर करेंगे, और आपके जब शेयर होल्डर्स होंगे, जो आपके जो शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने आईपीओ को सब्सक्राइब किया है उस कंपनी के एक्वायर से अगर वो एग्री होंगे देन ओनली उनका पैसा आप यूज कर सकते हैं। अगर लेट से उस आईपीओ में एक शेयर होल्डर था राघव, उसने सब्सक्राइब कर लिया उसके शेयर्स, और पीछे उसने देखा कि जो कंपनी है आर के लिमिटेड वो एक्वायर कर रही है एक ऐसी कंपनी को जो बहुत ही बेकार, जो टारगेट कंपनी है उसके फाइनेंशियल बेकार है, वो अच्छी नहीं है। तो राघव को लगा कि ये कंपनी बहुत ही बेकार है, अगर इसको एक्वायर करेगी हमारी जो कंपनी है आर के लिमिटेड, अगर इसको एक्वायर करेगी तो मुझको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आज जो राघव है एट द सेम टाइम वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है, मतलब एप्लीकेशन सब्सक्राइब होने के बाद भी अपने पैसे को रिफंड मांग सकता है। वो रिफंड मांग सकता है कंपनी से कि जो मेरा पैसा है आप उसको रिफंड कीजिए, मुझको समझ में नहीं आ रहा, जो कंपनी आप एक्वायर कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है। If after special purpose acquisition company announces the proposed merger and the shareholder of the special purpose acquisition company, जो हमारा शेयर होल्डर था राघव, अगर वो आर नॉट सेटिस्फाइड देन दे कैन रिडीम देयर शेयर्स गेट बैक देयर मनी बैक। मतलब कहने का सिंपल है, अगर आपको समझ में नहीं आता, शेयर होल्डर को समझ में नहीं आता कि जो कंपनी है जिस कंपनी को एक्वायर कर रही है जो टारगेट कंपनी है वो अच्छी नहीं है, या उनको कैसे भी समझ में नहीं आता, उनको अपना पैसा विड्रॉ करना है, वो एट द सेम टाइम वो विड्रॉ कर सकते हैं, कंपनी से डिमांड कर सकते हैं कि भैया हमारा पैसा आप रिफंड हमको कीजिए। ये होता है हमारे स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी का कॉन्सेप्ट। होप गाइस आपको समझ में आया होगा। स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी केवल एक ऐसी कंपनी है जो कि आपने बनाई है लोगों से पैसा रेज करने के लिए, जिससे कि आप उस पैसे से अपना जो उस पैसे से आप अपने जो टारगेट कंपनी है उसको एक्वायर कर सकें। उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी। उसका जो पैसा है आपका एक एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा जो कि एक सेफ बैंक अकाउंट है। अगर शेयर होल्डर्स को समझ में नहीं आता तो उस पैसे को वो कभी भी एट एनी टाइम वो कंपनी से डिमांड कर सकते हैं,
वो कंपनी लायबल है उस पैसे को रिफंड करने के लिए। बट इन इंडिया में एवरी कंपनी हैज टू स्टार्ट द बिजनेस विद 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देयरफॉर द इंडियन कंपनीज एक्ट डज नॉट परमिट द स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी टू कंडक्ट देयर बिजनेस इन इंडिया। तो ये कंपनी हमारी इंडिया में अलाउड ही नहीं है, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हम कह सकते हैं एक तरीके से फॉरेन में एप्लीकेबल है। फॉरेन में ऐसी कंपनीज होती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं, प्लस में पैसा भी वो लोग रेस करते हैं, बट इंडिया में ऐसी कंपनीज अलाउड ही नहीं है। अब बात आती है डाइवेस्चर की। ये हम जो है कल डिस्कस करेंगे, अपनी जो कल का सेशन होगा, कल का जो फर्स्ट 30 मिनट्स होंगे उस सेशन में हम डाइवेस्चर को ही डिस्कस करेंगे। ये केवल हमारा सोल जो है थ्योरी टॉपिक ये रह जाता है। बाकी आज जो है हम अपना जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उससे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 आईसीआई जो मॉड्यूल का था वो भी सॉल्व कर लिया था। आज हम जो शुरुआत करते हैं आईसीआई की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनसे आज हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए ये अपनी आईसीआई स्टडी मेट मैंने खोल ली है। आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 आईसीआई का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, बी लिमिटेड इज अ हाईली सक्सेसफुल कंपनी। पहले सबसे पहले देखते हैं ये हमसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड इफ इट एक्वायर्स होली सी लिमिटेड बाय इशूइंग द शेयर्स एट द मार्केट प्राइस। मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, चेंज इन ईपीएस बताना है आपको। ईपीएस में जो चेंजेस आएगा बेसिकली हम कहें इम्पैक्ट ऑन ईपीएस आपको बताना है, चेंजेस इन द ईपीएस आपको बताना है। तो ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो हमने कल टेबल डिस्कस करी थी उस टेबल में से जो जो आपको रेलिवेंट चीज़ें मिले सबसे पहले उन चीज़ों को हाथ के हाथ आपको नोट करते जाना है। हमने पहले देखा था, सबसे पहले हम लिखते हैं पैट, पैट के बाद फिर लिखते हैं हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, फिर हमको मिलता है ईपीएस। ईपीएस मिलने के बाद अगर क्वेश्चन में आपको पीई गिवन है तो पीई लिखेंगे आप, पीई इंटू ईपीएस जब आप करते हैं देन आपको मिलता है एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर मिलता है आपको। अब देखते हैं हमको क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। बी लिमिटेड इज अ हाईली सक्सेसफुल कंपनी एंड विशेस टू एक्सपेंड द एक्विजिशन बाय एक्वायरिंग द अदर कंपनी। इट इज एक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ अर्निंग डिविडेंड इज रिफ्लेक्टेड इन द पीई ऑफ 17। मतलब जो बी लिमिटेड है हमारा, बी लिमिटेड है उसका जो पीई रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है आपको 17 का। तो लिख देते हैं अपना 17 का पीई रेशियो है हमारा बी लिमिटेड का। फिर देखिए आगे क्या बता रखा है आपको, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड हैज बीन एडवाइज्ड if it were to take over the firms at the lower PE than its own using a share for share exchange, it would increase its reported earning per share। मतलब कहने का क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने एडवाइस किया है कंपनी को, अगर आप अपने से नीचे वाली कंपनी, अपने से नीचे पीई वाली कंपनी, प्राइस अर्निंग रेशियो वाली कंपनी को एक्वायर करते हैं देन उनकी जो रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज होगी। ठीक है सर। सी लिमिटेड हैज़ बीन सजेस्टेड एज अ पॉसिबल टारगेट। जो आपकी टारगेट कंपनी है वो क्या है, सी लिमिटेड है। तो आज का लिख देते हैं सी लिमिटेड हमारी टारगेट कंपनी है। सी लिमिटेड सजेस्ट करी है उन्होंने, जिसका पी रेशियो आपको दे रखा है 10 का, और नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे रखे हैं सी लिमिटेड के 1 लाख। तो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आपको गिवन है इसके। दूसरा आपको बता रखा है इसका इशू प्राइस, शेयर का प्राइस है जो सी लिमिटेड का वो कितना है 15 है। बी लिमिटेड हैज़ 5 लाख शेयर्स इन इशू। जो बी लिमिटेड है इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने 5 लाख हैं, विद एन इशू शेयर प्राइस ऑफ 12, जिनका शेयर प्राइस मार्केट प्राइस है वो 12 है। अब तक हमने जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसी को ही नोट डाउन किया है।
अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द चेंज इन द अर्निंग पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड इफ इट एक्वायर्स द होल सी लिमिटेड बाय इशूइंग द शेयर्स एट द मार्केट प्राइस ऑफ 12। मतलब कहने का क्या है, ये जो बी लिमिटेड है वो सी को एक्वायर करेगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। इसका जो मार्केट शेयर का प्राइस है, मार्केट प्राइस है पर शेयर, इसके बेसिस पे सी लिमिटेड को एक्वायर करेगी। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे भी गिवन है आपका, इधर भी आपको बता रखा है यूजिंग द शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज। मतलब शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज का मतलब ये मार्केट प्राइस के बेसिस पे आप एक्विजिशन होगा। और इधर भी बता रखा है आपको बाय इशूइंग द शेयर एट्स मार्केट प्राइस ऑफ 12, मतलब 12 रुपए के जो शेयर प्राइस है बी लिमिटेड का, इसको इशू करके ये टारगेट को एक्वायर करेगी। अब सबसे पहले हमारे जो मैंने आपको कल बताया था, आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सचेंज रेशियो निकालना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप देंगे मर्ज एंटिटी के सी लिमिटेड को। एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए हमने बताया था आपको टारगेट कंपनी एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बताया मार्केट प्राइस के बेसिस पर हमने शेयर्स दिए हैं। एमपीएस ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय एमपीएस ऑफ एक्वायरर जब आप करेंगे देन आपको एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा। कितना आता है, मार्केट प्राइस पर शेयर आपको दे रखा है इसका 15 है टारगेट का, एक्वायरर का 12 है, देन आपको एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा 15 डिवाइडेड बाय 12, 1.25 का एक्सचेंज रेशियो है। 1.25 पर शेयर मिलेगा बी लिमिटेड का फॉर एवरी शेयर इन सी लिमिटेड। ठीक है, ये आपको गिवन है। एक्सचेंज रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया 1.25 का। देयरफॉर हम बता सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितने होंगे। अगर ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाती हैं तो आपके ओरिजिनल नंबर, एक तो बी लिमिटेड के ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे आपके, एक तो 5 लाख शेयर्स होंगे आपके बी लिमिटेड के, प्लस आप इसमें ऐड करेंगे जो शेयर्स इशूड हैं, शेयर्स इशूड टू सी लिमिटेड। सी लिमिटेड को जो आपने शेयर्स इशू किए हैं, कितने शेयर्स आपने इशू करे हैं, 1 लाख इसके ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स थे, और इसका जो वो था एक्सचेंज रेशियो हमने निकाला था 1.25। देयरफॉर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे इसके, 1 लाख इंटू 1.25, 1,25,000 इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितने हुए, 6,25,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे निकल गए। फिर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बेसिकली पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है। जब भी तो हम चेंज इन ईपीएस निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं इनकी जो है टोटल अर्निंग्स की बात करते हैं। अब देखिए जो हमारी टेबल है इसको पहले फिलफिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें ईपीएस। ईपीएस से अगर हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा पैट। अब ईपीएस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ईपीएस कैसे निकलेगा आपका, आप जानते हैं पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो आप सिंपली ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों एंटिटी का, ए लिमिटेड है आपकी, बी लिमिटेड है, तो दोनों का हमारा जो है ईपीएस वो कितना आएगा, ईपीएस आएगा हमारा पी, अगर हम मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय पीई कर देंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अगर हम पीई कर देंगे तो दोनों का हमको जो है ईपीएस निकल के आ जाएगा। एमपीएस कितना है इनका, एमपीएस है हमारा, एमपीएस दे रखा है 12 का, इसका 15 का है, 12 इसका है 15 का, दोनों का पीई 17 का है, इसका 10 का है, 17 का है 10 का है। ये तो हमको ईपीएस निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, पैट निकालना है। पैट कैसे निकालेंगे, पैट के लिए करते हैं ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर कर दीजिए इनके, 12 डिवाइड बाय 17, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके 5 लाख हैं, इसके 1 लाख हैं, 5 लाख शेयर्स। देन आपको इन दोनों का जो है पैट भी मिल जाएगा। निकालते हैं पैट कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 5 लाख जब आप करते हैं, इसका जो पैट निकल के आएगा 3,52,941 का निकल के आएगा। इसमें कितना निकल के आएगा आपका, 1,50,000 का आपका इसमें जो है पैट निकल के आएगा। दोनों का हमको पैट मिल गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं कंबाइंड पैट दोनों का कितना होगा, कंबाइंड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा इनका, 3,52,941 प्लस 1,50,000, 150 प्लस 392, 352,941। देन इनका कंबाइंड पैट निकल के आता है 5,02,941 का। सिंपली ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं हम,
देयरफॉर पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगा इनका 5,02,941 डिवाइडेड बाय पोस्ट मर्जर शेयर्स कितने हैं इनके, पोस्ट मर्जर शेयर्स हमने निकाल 6,25,000 है, तो आपका जो पोस्ट मर्जर ईपीएस आएगा वो कितना आएगा कैलकुलेट कर लीजिए 0.80 अप्रॉक्स आपका ईपीएस निकल के आएगा। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द चेंज इन द ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के ईपीएस में चेंज पूछा है आपसे, तो हम पहले बी लिमिटेड का प्री मर्जर ईपीएस निकालते हैं। प्री मर्जर ईपीएस हमारा बी लिमिटेड का कितना है, क्वेश्चन में गिवन है आपका प्री मर्जर ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड, प्री मर्जर ईपीएस अभी हमने निकाला था बी लिमिटेड का कितना था, ओ एक सेकेंड इधर हमने गलत लिख दिया, ये बी है आपकी, ये है सी। प्री मर्जर ईपीएस हमने अभी इसका निकाला है कितना है 12/17 है इसका प्री मर्जर ईपीएस 12/17, 12/17 कितना होता है आपका 0.7059 या फिर हम कहें 0.71 था इसका प्री मर्जर ईपीएस। और पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना हुआ इसका, पोस्ट मर्जर ईपीएस हो गया 0.80 का, देयरफॉर हम कह सकते हैं इंक्रीज इन ईपीएस कितने का आया आपका, इंक्रीज इन ईपीएस निकल के आया आपका 0.09 का। इसलिए हम कहेंगे कि इसको जो ऑफर है मर्जर का वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपने बता दिया चेंज इन ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड आपने बता दिया, फिर आपसे पूछा है, आपसे केवल यही पूछा है कि आप बताइए हमको चेंज क्या होगा बी लिमिटेड के ईपीएस में, सो हमने कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक बार आप इसको देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वैसे कुछ दम ही नहीं था क्वेश्चन में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया है, 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया है, आपसे पूछा है व्हाट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इरोल्ड लिमिटेड। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर कुछ तो ये हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं समझते हैं। इरोल्ड लिमिटेड प्लान्स टू एक्वायर डूम लिमिटेड, ये हो गई हमारी एक्वायरर, ये हो गई हमारी टारगेट कंपनी। द रेलिवेंट फाइनेंशियल डिटेल ऑफ द टू फर्म प्रायर टू मर्जर आपको गिवन है, मार्केट प्राइस दोनों का दे रखा है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखे। द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द गेन्स एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोज गेन्स आर 200 लैक्स, मतलब इससे मर्जर से इनकी कुछ तो गेन जनरेट होंगे। गेन्स कौन से गेन्स हैं हमारे, सिनर्जी वाला इफेक्ट है, सिनर्जी वाले गेन्स है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। ये सिनर्जी वाले गेन्स है एंड द एक्सचेंज रेशियो इन दोनों के बीच में जो एग्रीड है वो 0.5 का एग्रीड है, कोई बात नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है, जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, ये उसका ही ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो हमारा क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट को ही मैं उधर ही ले जाता हूँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। जो हमारा क्वेश्चन है वो प्योरली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, कॉन्सेप्ट ही मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि अगर हमारा जब पीई रेशियो हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर कैसे निकालते थे, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्वायरर, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टारगेट प्लस सिनर्जी बेनिफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स ऑफ द मर्ज कंपनी, ऐसे हम निकालते थे मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर। तो इसमें आपसे पूछा ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या होगी,
ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का इसका पूछने का मतलब क्या है, इसके पूछने का मतलब है कि जो आपने डूम लिमिटेड को जो वैल्यू मिली आफ्टर एक्विजिशन माइनस जो डूम लिमिटेड की प्री एक्विजिशन जो वैल्यू थी, प्री एक्विजिशन जो वैल्यू थी उसमें से जब आप इसको लेस करेंगे देन आपको मिलेगा ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का कहने का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब है कि जो डूम लिमिटेड की एक्चुअल वैल्यू थी उससे आपने जो इनकी एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू कौन सी थी, प्री मर्जर वाली वैल्यू थी, इससे ऊपर आपने इनको कितनी वैल्यूएशन दी, मतलब एडिशनल कितनी वैल्यूएशन आपने इनको दी, उस एडिशनल वैल्यूएशन को हम बोलते हैं ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। अब उस एडिशनल वैल्यूएशन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा जो आपकी कंबाइंड न्यू एंटिटी है, उस कंबाइंड न्यू एंटिटी में जो डूम लिमिटेड को वैल्यूएशन है वो आप कितनी देंगे। तो उसी को निकालने के लिए हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। कैसे यूज होगा सर बताइए जरा, देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें जो आपकी पोस्ट मर्जर जो इनकी मार्केट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कितनी होगी, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू इरोल्ड लिमिटेड की प्लस ये पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सेम इसी को अप्लाई करेंगे, मार्केट कैप ऑफ एक्वायरर प्लस मार्केट कैप ऑफ टारगेट प्लस अगर कोई भी हमारा सिनर्जी बेनिफिट है, सिनर्जी गेन है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू। यही तो है हमारी पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू, इसी को हम इसको हमने नाम दिया पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू। बेसिकली कुछ नहीं, हम पहले इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं पहले मार्केट कैप ऑफ एक्वायरर। एक्वायरर का मार्केट कैप कितना है हमारा, मार्केट कैप कैसे निकालेंगे आप, जब आप नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे देन आपको ऑटोमेटिक मार्केट कैप मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं इसके 20 लाख, इंटू कर दीजिए आप इसका एक्वायरर का जो मार्केट प्राइस है वो है 50 का, प्लस करेंगे आप मार्केट कैप ऑफ टारगेट, टारगेट का कितना है 25 लाख, तो 10 लाख इंटू 25, 10 लाख इसके जो है आपके इसका जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं प्लस 25 उनकी मार्केट वैल्यू है, प्लस में आता है सिनर्जी गेन। सिनर्जी गेन की हम बात करते हैं, सिनर्जी जो गेन है हमारा क्वेश्चन में गिवन है, द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट गेन्स दैट एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 200 लाख। कहने का मतलब क्या है, अगर इन दोनों कंपनियों का मर्जर होगा तो इनसे जो गेन की जो प्रेजेंट वैल्यू है, उसकी गेन की प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, आपका सिनर्जी जो गेन है, गेन जो इधर बात कर रहा है बात कर रहा है सिनर्जी गेन की, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी होगी 200 लाख। तो लिख देंगे हमारी जो सिनर्जी गेन है उसकी वैल्यू कितनी है 200 लाख। तो हमको पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू मिल जाएगी कंबाइंड फर्म की, कैलकुलेट कर लेते हैं 20 इंटू 50, ये 20 इंटू ये हमारे लैक्स में है सारी कैलकुलेशन, ठीक है। 1000 इस ये आ गई, ये आ गया आपका 250, ये 250 लैक्स, ये आ गया आपका 200 लैक्स। कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ गया आपका, ये हो गया 1450 लैक्स की आपकी जो है मार्केट वैल्यू आ गई। पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कंबाइंड एंटिटी की कितनी आई, 450 लैक्स आ गई। अब हमको बात करनी है मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर क्या होगा इनका, कंबाइंड एंटिटी का मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर कितना होगा 1450 लैक्स डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे कंबाइंड एंटिटी के, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंबाइंड एंटिटी। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंबाइंड एंटिटी कैसे निकालेंगे आप, क्वेश्चन में आपको एक्सचेंज रेशियो गिवन है कि द एक्सचेंज रेशियो हैज बीन एग्रीड 0.5 का मतलब क्या है कि आप इसको डूम लिमिटेड को कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे, देखिए 1450 लैक्स डिवाइडेड बाय इसके जो हमारे इरोल्ड लिमिटेड है इसके तो फुल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे आएंगे ही आएंगे 20 लैक्स, प्लस आप जो है डूम लिमिटेड को कितने शेयर्स इशू करेंगे 10 लैक्स इंटू एक्सचेंज रेशियो उसका इतने तो शेयर्स आप इशू करते हैं इंटू 0.5, तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 14 लाख 50 डिवाइडेड बाय 20 लैक्स प्लस 5 लैक्स जब आप करेंगे देन आपको मार्केट वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा आपको आफ्टर मर्जर कितना आएगा 1450 डिवाइडेड बाय 25 जब आप करते हैं देन आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 58 पर शेयर की इनकी वैल्यू होगी पोस्ट मर्जर इनकी जो पर शेयर की वैल्यू होगी आपकी वो कितनी होगी 58 पर शेयर। हम ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर कैसे निकलेगा हमारा, मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला मतलब कॉमन सेंस वाली चीज़ है जो इसकी
जो हमारी इसकी पोस्ट मर्जर वैल्यू थी किसकी, टारगेट की, माइनस करेंगे प्री मर्जर वैल्यू, तो जो हमारी प्री मर्जर वैल्यू होगी टारगेट की, उसको अगर हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमको ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर मिल जाएगा। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर बेसिकली कुछ नहीं है, जितना आपने ओवर एंड एबव उसके मार्केट वैल्यूएशन से दिया है उसी को हम बोलते हैं ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कितनी होगी, हमको पता है 58 पर शेयर की वैल्यू है पोस्ट मर्जर, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आपने टारगेट को कितने इशू किए थे, नंबर ऑफ शेयर्स आपने टारगेट को इशू किए थे 5 लाख शेयर्स, अभी निकाला जस्ट, टारगेट को 5 लाख से आपने शेयर्स इशू किए हैं, माइनस करेंगे इसकी प्री मर्जर मार्केट वैल्यू कितनी थी, प्री मर्जर वैल्यू थी इसकी, हमारी प्री मर्जर वैल्यू हमने निकाली थी, प्री मर्जर वैल्यू इधर हमने निकाली थी 250 लाख की थी। कैसे निकाली थी हमने, नंबर ऑफ शेयर्स से इसका मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस कर दिया, वो मल्टीप्लाई कर दिया था, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इसके 100 लाख इसके शेयर्स थे, मल्टीप्लाई कर दिया था इसका 25 पर शेयर की इसकी मार्केट वैल्यू थी। कैलकुलेट कर सकते हैं आप सभी, इसका जो ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर है वो कितना आएगा, 2 करोड़ 90 लाख इसकी पोस्ट मर्जर की वैल्यू आ गई, और प्री मर्जर की वैल्यू हो गई इसकी 25, 2 करोड़ 50 लाख इसकी जो है आपकी वो हो जाएगी, 2 करोड़ 50 लाख इसकी प्री मर्जर वैल्यू हो गई। तो हम कह सकते हैं ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर कितना आया हमारा, 40 लाख से इसकी ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर आई। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का मतलब बेसिकली यही है कि आपने ओवर एंड एवर इसको, इसकी जो वैल्यूएशन है, इसकी जो हैसियत है, उससे कितना ज़्यादा आपने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट किया, उसी को हम बोलते हैं ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। सो गाइस